नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। वक्त एमपी अब तक का हो गया है। मैं हूं अपर्णा मौजम। मोहन मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को दिल्ली जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मंथन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट को लेकर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में मंथन करने कल सीएम दिल्ली जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है, जहां वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मंथन करेंगे, यानी कि उनसे नामों को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि कौन कौन उनके कैबिनेट में शामिल रहे, लेकिन अभी भी लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कौन से नाम इन, कौन से नाम आउट, इसको लेकर तरह तरह के कयास सामने आ रहे हैं। लेकिन अब खबर यह है कि कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री यादव, वहां मंथन करेंगे। तो कौन कौन से नाम रेस में हैं, वो नाम तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये बन सकते हैं मंत्री। रमेश मेंदोला का नाम लगातार सामने आ रहा है। हालांकि जो फाइनल नाम दिल्ली में मंथन के बाद ही तय हो पाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। कल दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, चर्चा करेंगे और उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का चेहरा भी हमारे सामने होगा। इनको लेकर संशय बना हुआ है। गोपाल भार्गव वो नाम है। डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लग रही हैं। ऐसे में एक लोकसभा एक मंत्री फॉर्मूले का भी जिक्र हो रहा है और ये फॉर्मूला चला तो ग्वालियर चंबल से केवल 4 मंत्री बन पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति की झलक मिल सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि एक लोकसभा एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। अगर ये लागू होता है तो ग्वालियर को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2020 में शिवराज मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल से 9 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन फॉर्मूले के तहत केवल 4 मंत्री बनाए जाएंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में 4 लोकसभा सीटें हैं। सीटों के हिसाब से अगर मंत्री का गणित देखें तो ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से जीत कर आते हैं, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से जीत कर आते हैं, रमेश खटीक करेरा विधानसभा से जीत कर आते हैं। वहीं मुरैना लोकसभा सीट की अगर बात करें तो एंदल सिंह कंसाना सुमावली सीट से जीत कर आते हैं, सरला रावत सबलगढ़ से जीती हैं। भिंड की बात करें, भिंड दतिया लोकसभा में नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड, राकेश शुक्ला मेहगांव, अमरीश शर्मा लहार, प्रदीप अग्रवाल सेवड़ा से जीत कर आते हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां ब्रिजेंद्र सिंह यादव मुंगावली, महेंद्र सिंह यादव कोलारस, देवेंद्र कुमार जैन शिवपुरी, पन्नालाल शाक्य गुना विधानसभा से जीत कर आते हैं। इन नामों में कई दिग्गज नेता हैं जिनके नाम मंत्री पद के दावेदारों में शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सभी क्षेत्रों का विकास होना जरूरी है, भले मंत्री कम हों, लेकिन इससे विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल आया नहीं है। मंत्रिमंडल आएगा तो पूरी तस्वीर साफ होगी। सुनाई हमें भी यही पड़ रहा है कि एक लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री बनाए जाने का फार्मूला पार्टी तय कर रही है। उसका कारण ये है कि पार्टी ये चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हर अंचल का विकास हो। और उस समय परिस्थितियाँ अलग थी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मंत्री थे। बीच में ये सुनाई पड़ता था, लोग कहते थे कि महाकौशल से कोई मंत्री नहीं है, मालवा से कोई मंत्री नहीं, तो ये बात भी सुनाई नहीं पड़ेगी और सभी क्षेत्रों का एक अच्छा विकास होगा। और मंत्री कम होने से यहाँ कोई विकास में कमी आने वाली ऐसी बात नहीं है। यहाँ विकास तो जिस गति से चल रहा था उस गति में और ज़्यादा तीव्रता आने वाली है। उधर कांग्रेस का भी मानना है कि मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल को प्रतिनिधित्व मिले तो अच्छा होगा। जी, उम्मीद तो मुख्यमंत्री की भी थी। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सिंधिया जी थे। काफ़ी आशा थी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री होगा तो कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र लगातार अन्य क्षेत्रों से पिछड़ता जा रहा है। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री है तो उम्मीद की जाती है कि ग्वालियर चंबल से भी नए लोगों को मौका दिया जाए। और पिछली बार 9 मंत्री थे ग्वालियर चंबल से, तो कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री ग्वालियर चंबल से बने
2018 की तुलना में बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने जिस तरह चौंकाया है, कुछ ऐसा ही मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किस तरह मंत्रिमंडल पर सस्पेंस बना हुआ है और किस तरह जो नई खबर आ रही है, नए कयास निकलकर सामने आ रहा है कि एक लोकसभा एक मंत्री, इस फॉर्मूले पर बीजेपी यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। इसको लेकर ग्वालियर चंबल अंचल को नुकसान हो सकता है। इस पर भी हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई और कैसे तमाम अटकलों को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि तमाम अटकलों पर विराम तभी लगेगा जब कल मुलाकात होगी सीएम यादव की जेपी नड्डा से और अमित शाह से। तो ग्वालियर चंबल में लोकसभा की 4 सीटें हैं और ऐसे में यहां अगर ये फॉर्मूला बीजेपी अपनाती है तो नुकसान हो सकता है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, तमाम अटकलें सामने आ रही हैं लेकिन सामने नहीं आ पा रहा तो मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होंगे ये चीज सामने नहीं आ पा रही है। अब एक नई बात कि एक मंत्री एक लोकसभा ये फॉर्मूला अपना सकती है बीजेपी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसमें लोकसभा चुनाव को विशेष करके ध्यान में रखा जाएगा और यही कारण है कि इस फॉर्मूले पर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या एक लोकसभा से एक मंत्री को पद दिया जाए, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा है और अगर मध्य प्रदेश सरकार के विधायकों की संख्या के लिहाज से देखें तो 32 लोग जो है वो मंत्री पद के शपथ ले सकते हैं। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि एक लोकसभा से एक मंत्री को दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से कुछ जानकारियां इस तरह से भी निकल कर आई थी कि पहले फेज में 15 से 18 लोग ही मंत्री बनाए जाएंगे, तो ऐसा होता है तो आधे मध्य प्रदेश को ही कवर किया सकता है। और दूसरी बात देखिए और सियासी समीकरण भी साधने बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए जिस तरीके से मालवा निवाड़ से आपने सीएम और डिप्टी सीएम दोनों आते हैं, अगर दूसरी तरफ अगर हम बात देखें तो जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, उनको स्पीकर बनाया गया है। वहीं बिंद को साधने के लिए राजेंद्र शुक्ल को जिम्मेदारी डिप्टी सीएम की दी गई है। तो ऐसे में जो बाकी के इलाके बचते हैं उन इलाकों को बेहद फोकस करना होगा, क्योंकि तभी आप लोकसभा जीत सकते हैं। हालांकि जीत को लेकर अगर मैं बात करूं तो 29 में से 28 लोकसभा क्षेत्रों पर अभी बीजेपी का कब्जा, इसलिए बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती नहीं है, लेकिन फिर भी लोकसभा के लिहाज से जमावट हो सकती है। लेकिन 24 के रण के मद्देनजर बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी और शायद यही वजह है कि इतना वक्त लग रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर लगातार मंथन जारी है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, नजर बना के रखिएगा आप। तो वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा की तो वहां पर किस तरह अभिभाषण को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जरा वो आपको बता देते हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि सरकार पिछड़ों और गरीबों के हक के लिए काम करती रहेगी। यह निश्चय प्रसन्नता का विषय है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजना के साथ ही उपलब्धियां भी गिनाई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आम जन का संपूर्ण विकास है और इसके लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पिछड़ों गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा, सरकार चैन से नहीं बैठेगी। नई सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्साह और संकल्प के साथ सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। मंगूभाई पटेल ने पीएम मोदी की गारंटी को लेकर कहा कि ये हर वादे के पूरी होने की गारंटी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार माना है और जनता से उनका भावात्मक रिश्ता इतना प्रगाढ़ है कि आम आदमी को इस बात का पूरा भरोसा है कि मोदी जी की गारंटी है, हर गारंटी को पूरा होने की गारंटी है। विधानसभा में अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने नारी शक्ति अधिनियम का जिक्र किया और कहा कि एमपी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम वस्तुतः भारतीय नारी की शक्ति और कीर्ति को संपूर्ण विश्व में ज्योतिर्मय करने का जयघोष है। प्रदेश में लगभग 20 वर्षों में विश्वास और विकास को आगे बढ़ाते हुए नारी उत्थान के हर संकल्प को पूरा करना मेरी सरकार की प्राथमिकता है।
सदन में राज्यपाल के अभिभाषण की परंपरा है। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बताने की परंपरा रही है और विधानसभा में इस परंपरा को निभाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यपाल के अभिभाषण पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सपनों का भाषण करार दिया, जबकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। साथ ही अपनी चिंता करने की नसीहत भी दी है। विधानसभा के विशेष सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने अभिभाषण में लाडली बहना योजना का जिक्र न करने के आरोप लगाए, साथ ही किसानों का जिक्र न करने की भी बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने इसे सपनों का अभिभाषण करार दिया। वहीं रामनिवास रावत ने कहा कि अभिभाषण में केवल पीएम मोदी का जिक्र किया गया। जानकारी है कि अध्यक्ष जी द्वारा व्यवस्था दी गई है कि इसकी एक कमेटी बना के उस पर तय किया जाए। आपको जानकारी है कि अध्यक्ष जी द्वारा व्यवस्था दी गई है कि इसकी एक कमेटी बना के उस पर तय किया जाए। समस्त जगह प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र आया है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहीं कोई जिक्र नहीं। सारी योजनाएं उन्होंने अपनी बताई हैं, राज्य सरकार की कोई योजना नहीं। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर अपनी दुर्भावना के उल्लेख का आरोप लगाया। वहीं ललिता यादव ने कहा कि अभिभाषण प्रदेश को आगे ले जाने के लिए था। ये तो गरीबों के प्रति जो कांग्रेस की दुर्भावना है वो प्रदर्शित होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं उनका उल्लेख अभिभाषण में हुआ। अगर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अगर प्रतिमा लगाई है तो उन्हें आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनने संविधान बनाया, ये विधायिका है, यहाँ से नियम बनते हैं तो उन्हें आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब बात रही जो अभी प्रतिमाओं की बात की है, तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। कमेटी बन जाएगी, उसमें सभी दलों के लोग रहेंगे और तय करेंगे कि किसकी प्रतिमा लगना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण पर सियासत कोई पहली बार नहीं हो रही। हालांकि नई सरकार ने जल्द ही शपथ ली है, ऐसे में अभिभाषण पर सियासत की वजह बनती नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में नेहरू की तस्वीर हटाने पर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस विधायकों ने नेहरू की तस्वीर सदन के अंदर ले जाने के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। वहीं बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर भी लगाने की मांग कर दी। विधानसभा में जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर विवाद जारी है। कांग्रेस विधायक नेहरू अंबेडकर की तस्वीर लेकर विधानसभा पहुंचे। पहले सदन के बाहर धरना दिया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक तस्वीरों के साथ सदन के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन जब सुरक्षा कर्मचारियों ने रोका तो धक्का मुक्की हो गई। हालांकि गार्ड्स ने कांग्रेस विधायकों से तस्वीरें ले ली। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि नेहरू की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि साथ में तस्वीर अंबेडकर जी के साथ नेहरू की भी लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया, इन सब की तस्वीरें यहाँ पे लगना चाहिए। भाजपा कहने से क्या होता, मैंने खुद ने पत्र लिखा है कि अंबेडकर जी के साथ लगना चाहिए, तो मैंने किसी का वो तो नहीं किया। भाजपा विषय से भटकना चाहती है, वो एक विचारधारा को खत्म करना चाहती है, नेहरू के विचारों को खत्म करना चाहती है। उधर सदन के अंदर भी तस्वीरों को लेकर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने अभिभाषण का हवाला दिया और कहा कि मुद्दे पर दूसरे दिन चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के धरने पर तंज कसा। ना ही है और कांग्रेस को धरना देना ही है, लेकिन कांग्रेस इतना जरूर समझ ले कि किसी भी कीमत पर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आराध्य हैं, वो भी लगे। विधानसभा में चल रहा ये मुद्दा पूरे सत्र के दौरान गरमाया रह सकता है। स्पीकर को पत्र भी लिखे गए हैं। ऐसे मामले में इसका समाधान क्या निकलता है, देखने वाली बात होगी।
मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को निर्विरोध स्पीकर चुन लिया गया। सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष ने भी नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई दी। 16वीं विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक पेज पर दिखे। मामला था विधानसभा के स्पीकर के चुनाव का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिमनी से विधायक और कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का प्रस्ताव रखा और वे निर्विरोध स्पीकर चुन लिए गए और इस तरह से वे 16वीं विधानसभा के 19वें स्पीकर बन गए। नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई देते हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो एक व्यक्ति नहीं, पूरी संस्था है, जबकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनकी तारीफ की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय नरेंद्र सिंह जी का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि हमारे सभी मित्रों ने, दोनों दलों के लोगों ने मिलकर के उनका चयन किया। मेरी अपनी ओर से माननीय नरेंद्र सिंह जी की बधाई और साथ ही ये सकारात्मक अच्छी पहल है। हम सब उम्मीद करेंगे कि ये क्रम जारी रहे। नरेंद्र सिंह तोमर को राजनीति का लंबा अनुभव है। मसलन 1980 में वे ग्वालियर में बीजेपी युवा मंच के अध्यक्ष बने। 1986 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए। 1998 में ग्वालियर से विधायक चुने गए। उमा भारती बाबूलाल गौर की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2006 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 2009 में राज्यसभा सांसद बने। 2009 में लोकसभा सांसद बनने पर राज्यसभा से इस्तीफा दिया। 2014 में लोकसभा सांसद बने। 2014 में ही वे केंद्रीय मंत्री बने। 2019 में फिर से केंद्रीय मंत्री बने। हाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मंत्री और सांसद पद से इस्तीफा दिया था। उम्मीद है उनके राजनीतिक समझ और अनुभव का फायदा सदन को सुचारू रूप से चलाने में जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल में बीजेपी विधायकों की बैठक बीजेपी दफ्तर में बुलाई गई थी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। कल सदन में होगी अभिभाषण पर चर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में चर्चा होनी है कि किस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है अभी इस पूरी बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस बैठक में पहुंचे हुए। और कल जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होनी है, उसको लेकर अब तैयारियां की जा रही है कि आखिर किस तरीके से विपक्ष के हमलों का जवाब देना है। क्योंकि आज जब अभिभाषण हुआ उसके बाद ही विपक्ष ने तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए और कहा कि ये अभिभाषण बेहद नीरस था और मध्य प्रदेश सरकार की, जो बीजेपी की सरकार पिछले साल शिवराज सिंह चौहान के जो योजनाएं थी उनको लेकर इसमें उल्लेख नहीं किया गया। तो उसको लेकर तमाम जो कयास जो है या कांग्रेस जो है इस तरह की आशंका जाहिर कर रही है कि उस योजनाओं को बंद करने की प्लानिंग मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, जो खासकर वो योजनाएं जो विधानसभा चुनाव के पहले शुरू की गई थी। तो इस तरह के जो आरोप है वो जो सदन में आने उसको लेकर किस तरीके से जवाब विधायक दल की बैठक में देने के लिए तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, तो उसके जरिए लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक कैसे योजनाओं का लाभ पहुंचा है, उन तमाम चीजों का जिक्र भी किया जाए और साथ ही विपक्ष के घेरने पर भी क्या रणनीति रहेगी जवाब देने की, उस पर भी चर्चा इस बैठक में होनी है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे तो वहीं उपराष्ट्रपति की मिमिक्री मामले में सियासी बवाल जारी है। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और तृणमूल कांग्रेस के एमपी कल्याण बैनर्जी और राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये देश के राजनीतिक इतिहास में केवल उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सम्मानीय सभापति का अपमान नहीं, ये भारत का अपमान है। इसीलिए आज सोनिया जी का राहुल का पुतला फूंका गया। जब तक वो देश से माफी नहीं मांगेंगे तब तक
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उनके खिलाफ आंदोलन करें। और आइए अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ।